आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, मुझे कॉलेज से पास आउट हुए एग्जैक्टली 10 साल हो गए और पिछले 10 सालों में मैंने बहुत सारे स्टार्टअप बिल्ड किए हैं या बिल्ड करने की कोशिश की है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, बहुत सारी सर्विसेज लॉन्च करी है। उसमें से काफ़ी सारी फेल हो गई, कुछ अभी तक सर्वाइव कर रही है और आगे बढ़ रही है। एलएलए इज वन ऑफ देम। एंटरप्रेन्योरशिप में आपने अक्सर देखा होगा कि फेलियर्स बहुत ज्यादा होंगे और सक्सेस रिलेटिवली कम। उसके बावजूद मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग लगातार नए नए बिजनेसेस बिल्ड करने में लगे रहते हैं, अपने बिजनेस को आगे ले जाने में लगे रहते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है एक थ्रिल और उसके साथ मिलने वाली ढेर सारी लर्निंग्स। और इस बात का टेस्टिमनी है हमने जो 2 वीडियोस पहले बनाए थे ऑन जागरूक जर्नल। उन दोनों ही वीडियोस में हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने इतने सारे ब्यूटीफुल कमेंट लिखे कि उन्हें इन वीडियोस को देख के अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करने में, उसे स्केल करने में, उसे मार्केट करने में, उसके लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस को सॉर्ट करने में बहुत मदद मिली। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरे पिछले 10 साल की जर्नी में वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग और वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में। क्योंकि आज तक मैंने जितने भी काम किए थे वो कुछ टेक से जुड़े हुए थे, एजुकेशन से जुड़े हुए थे, या कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री से ऐसी चीजों से जुड़े हुए थे जिसमें मैंने पहले कुछ काम कर रखा है। लेकिन पहली बार आउट ऑफ नोवेयर हमने सोचा कि क्यों ना एक FMCG प्रोडक्ट बनाया जाए। और डे 1 पे जब हम ये प्रोडक्ट बना रहे थे तब भी ये क्लियर था कि ये हम पैसे के लिए तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थ्रिल थी, एक्साइटमेंट था। और जैसा कि आपको पता है, हम अगर कुछ बनाना चाहते हैं या कुछ बनाते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि जितना काम हम इन हाउस कर सके, क्योंकि सीखने का वही मजा है जब आप खुद हाथ से चीजें करोगे। अगर आप प्रोडक्ट को किसी एक व्यक्ति को पूरा बनाने के लिए दे दोगे और आपके पास वहां से सीधा वो बॉक्स बन के आएगा, तो उसमें आपने क्या सीखा? तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोडक्ट के जितने फीचर्स को, जितने टच पॉइंट्स को हैंड्स ऑन कर सकें, उतना ही हम सीखेंगे। और शायद अगर हम इस तरह का कोई वीडियो बनाएंगे तो उतना ही आपको सिखा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जर्नी पूरी ऑनेस्टी के साथ बताने वाला हूं कि कैसे एक छोटे से आइडिया को इवॉल्व करके हमने एक बनाया बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, जो बना ये जागरूक प्रीमिक्स चाय। इससे पहले वाला जो हमारा प्रोजेक्ट था जागरूक जर्नल का, उसमें इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं थी, उसमें इतने सारे कंप्लायंसेस नहीं थे, उसमें इतने ज्यादा फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग, ट्रायल, ये सब कुछ नहीं था। लेकिन इस प्रोडक्ट में हमने वो सब कुछ किया और इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी बहुत ज्यादा है। जैसा कि आप शार्क टैंक देखते हो, उसमें आपको प्रोडक्ट बन चुकने के बाद उसकी किस तरह से फंडिंग होती है, क्या कॉस्टिंग आती है, वो दिखाया जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे, वो पूरी जर्नी में आपको बताने वाला हूं। साथ में साथ सारे नंबर्स देने वाला हूं कि हर एक चीज को प्रोड्यूस करने में, बनाने में हमारा कितना कॉस्टिंग आया। प्रोबेबली आप अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। एंड टुवर्ड्स द एंड मैं और हमारी टीम आपके साथ वो सारी मिस्टेक शेयर करेगी जो हमने इस प्रोडक्ट को बनाने में करी है, एंड होपफुली आप उन मिस्टेक से बच पाए। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, एंड दिस वीडियो इज पावर्ड बाय होस्टिंगर, एवरीथिंग यू नीड टू क्रिएट अ वेबसाइट। एवरी प्रोडक्ट स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम होती है, उसी को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट डेवलप होता है। तो जागरूक प्रीमिक्स चाय बनाने से पीछे मेरी क्या प्रॉब्लम रही? हम इंडियंस हैं और हम सभी को चाय पसंद है। मुझे और मेरी वाइफ को भी चाय बहुत पसंद है। और जब भी हम ट्रैवल पे जाते हैं, वहां पे चाय मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट जिन होटल्स में रुकते हैं, चाहे वो बहुत अच्छी होटल भी हो, तो वहां की चाय बड़ी अजीब सी होती है, ना उसमें मसाला होता है, ना उसमें जिंजर होती है। इसका सॉल्यूशन मार्केट में ऑलरेडी था कि हम प्रीमिक्स अपने साथ लेके जाएं, लेकिन उन प्रीमिक्स को ट्राई करने के बाद भी ज्यादातर में हमें कोई खास मजा नहीं आया। तो वो जो एक चाय की तलब रह गई ना, वो ट्रैवल में हमारे साथ रह गई। ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा कि मार्केट के सारे हम प्लेयर्स को चेक करके देखें और सबसे बेस्ट हमारे लिए प्रीमिक्स को ही ढूंढ ले। और हमने जब सारे प्रीमिक्स ट्राई किए, मेरी रेगुलर चाय का रिप्लेसमेंट उनमें से कोई भी नहीं बन पाया। तो फिर हमने सोचा क्या पता ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। माना हम इस इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन ट्राई तो कर ही सकते हैं, और अंदर कीड़ा तो है ही। तो उसके बाद हमारी जर्नी शुरू हुई कि ये अगर प्रॉब्लम मुझे आ रही तो क्या कुछ और लोगों को भी सिमिलर प्रॉब्लम आ रही है। और आइडेंटिफाई किया कि ये प्रॉब्लम ट्रैवल के अलावा और भी जगहों पर है जो मैंने भी फेस करी है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में कहीं काम करते हो और आपके पास बाहर से कोई वेंडर आके दिन में चाय दे जाता है। हो सकता है वो दिन में 1 बार आता हो सकता है दिन में 2 बार आता हो, लेकिन चाय हो सकता है उसके बीच में आपको चाहिए, तब आप चाय कहाँ से लाएंगे? या फिर अक्सर हम जब लेट शूट करते रहते हैं ऑफिस में, या इवन घर पे भी लेट शूट कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं और रात को चाय बनानी है, देन इट इज टू मच हैसल। और उसके बाद जो बर्तन होते हैं और सुबह डांट और पड़ जाती है कि यार काम नहीं आता है तो मत किया करो। सो मैंने कहा ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। घर में कोई गेस्ट आया है, इट शुड नॉट टेक 10-15 मिनट, इट शुड बी सुपर कन्वीनियंट एंड इट अगेन शुड बी सुपर टेस्टी। मतलब पीने में मजा भी आना चाहिए, लगना नहीं चाहिए पाउडर की चाय बनाई है। तो ये सारी प्रॉब्लम
सिर्फ ट्रैवलर को नहीं आ रही, ये कॉर्पोरेट में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आ रही है, बैचलर्स को भी प्रॉब्लम आ रही है, जिनके घर पे एक धुलावा भगोना भी नहीं होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई करी और हमने देखा कि हाँ, मार्केट में कुछ लोग हैं जो हमारी तरह इस प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे और उन्हें भी शायद हमारा प्रोडक्ट पसंद आएगा। तो देखो, प्रॉब्लम हो गई और हमने देख लिया कि कौन सी हमारी इस प्रोडक्ट की ऑडियंस बन सकती है। इसके बाद बिल्ड करनी थी टीम, क्योंकि मुझे एफएमसीजी का जीरो आइडिया था। जो पहली बार स्टार्टअप कर रहे होते हैं या ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, उनमें ये एक मिसकंसेप्शन रहता है कि यार मेरा आइडिया यूनिक आइडिया, मैं किसी को बता दूंगा तो चोरी करके खुद बना लेगा। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आइडिया इस दुनिया में यूनिक नहीं होता है। जो आपके पास आइडिया वो और बहुत सारे लोगों के पास होगा। इट्स ऑल अबाउट योर एग्जीक्यूशन एंड योर विल पावर। तो जब मैं अपना आइडिया बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करूंगा तो उसमें ज्यादातर लोग तो सुन के अनसुना कर देंगे। कुछ लोग मुझे सलाह देंगे अच्छी बुरी, या ये भी बोल सकते हैं कि यार ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके बाद कुछ लोग, लिमिटेड लोग, ये बोलेंगे कि यार इसमें वो किसी तरीके से मदद कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, इन टर्म्स ऑफ कनेक्ट। और उसमें से भी कुछ माइन्यूट लोग बचेंगे जिन्हें आपका आइडिया इतना अच्छा लगेगा, वो बोलेंगे यार क्यों ना इसको साथ में बनाते हैं। तो मेरे केस में थोड़ी सी एडवांटेज थी मेरे पास, क्योंकि हम LLA में काम करते हैं और LLA में हर थोड़े टाइम बाद मेरा दिमाग में कुछ एक आइडिया आता है और टीम हेल्प करती है उसे बिल्ड करने में। तो ऑफ कोर्स इस आइडिया को भी रियलिटी तक लाने के लिए मुझे पता था एक जना तो मेरे साथ पक्का है, वो है ये गाय। मैं हूं, हमेशा खड़ा हूं मैं। तो जी हाँ, तो एंडी ने तो बोल दिया कि यार वो तो है ही है मेरे साथ, बिकॉज एंडी लीड्स प्रोडक्ट एट LLA। आइडिया है, दिस इज अ प्रोडक्ट, तो एंडी तो है ही है। अब एंडी तो आ ही गया है, तो सबसे पहले जो हमारे आज के स्पॉन्सर है होस्टिंगर, उनके बारे में थोड़ा सा बता दे। तो बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए हमें चाहिए होता है एक डोमेन और एक वेबसाइट। यूजुअली लोग इस चीज पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर देते हैं। वो किसी एक डेवलपर को हायर कर लेते हैं और उसके बाद में भी वो हैप्पी नहीं होते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट बनके तैयार होती है। तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया। हम गए hostinger.com पे। तो होस्टिंगर पे हमें आके यहाँ पे नीचे प्लान्स दिख जाएंगे। मैं यहाँ पे ये बिजनेस वेबसाइट बिल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ, एज इसमें इनबिल्ट AI टूल्स हैं, जिसकी वजह से हमारा काफी सारा काम आसान बन जाएगा। सो आई गो विथ 48 मंथ वाला प्लान, क्योंकि इसमें हमें मैक्स बेनिफिट मिल रहा है। और अगर आपको एडिशनल 10% ऑफ चाहिए तो आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं LLA10। इससे आपको इंस्टेंट 10% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे पेमेंट कर देना है और होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर पे क्लिक करके डोमेन सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको डोमेन अपना रखना है। इसके बाद हमें यहाँ पे बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी डाल रहा हूँ, और हम जनरेट पे क्लिक करेंगे और देखिए 10-15 सेकंड लगेंगे और 10-15 सेकंड में ही आपकी एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास में है, ये एक बेस तैयार हो गया। इसके बाद अब हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। होस्टिंगर पे AI टेक्स्ट जनरेशन और AI इमेज जनरेशन से हमारा काम और भी आसान हो जाने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है यहाँ पे AI हीट मैप। इससे आपको पता लगता रहेगा कि आपके कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। सारा एनालाइजेशन आप इसी के थ्रू अपनी वेबसाइट का कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रोसेस में कहीं पर भी अटकते हैं तो होस्टिंगर की 24/7 सपोर्ट टीम से आप हेल्प ले सकते हैं। होस्टिंगर का लिंक और डिस्काउंट कोड आपको पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हमें कुछ बेसिक चीजें पता थी कि यार वेबसाइट और पीछे का ऑप्स शिपमेंट, ये सब चीजें तो एंडी देख ही लेगा, लेकिन फूड वाला बंदा कहाँ से लाए जैसे FMCG का एक्सपीरियंस हो। तो मेरा एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड का एक फ्रेंड है। जब मेरे फ्रेंड ने ये बात सुनी, उसने अपने फ्रेंड को बताई। वो फ्रेंड मेरे से मिलने आया, उसने बोला यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, साथ में काम करते हैं। तो उसमें मेरे साथ जुड़ गया शिखर। उसके अलावा मेरे घर में भी 2 लोग बहुत एक्साइटेड थे इस प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले मेरी वाइफ, ऑफ कोर्स उसको भी सेम प्रॉब्लम है क्योंकि उसको भी चाय बहुत पसंद है। तो शिल्पी ने बोला शी विल हेल्प आउट इन ऑल द वे पॉसिबल इन टेस्टिंग एंड सो ऑन। एंड उसके अलावा मेरा एक कजन जो उस समय जयपुर में CA करने आया हुआ था, ही इज द बिगेस्ट चाय नर्ड आई नो। उसने बोला कि मैं जितने टाइम जयपुर में हूं, मैं सारे टेस्टिंग सेशंस आपके अटेंड करूंगा और अपने क्रिटिकल फीडबैक दूंगा। तो इस तरह से 4-5 लोगों की एक छोटी सी टीम हमारी बिल्ड हो गई और हम काम पे लग गए। तो टीम बिल्ड करने के बाद हमें अब ये खोजना था कि प्रोडक्ट आखिर बनाए कैसे। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमने कस्टमर सर्वे कर लिया कि यार अगर हम ये प्रीमिक्स चाय बनाएंगे तो कौन कौन से फ्लेवर्स में बनाएंगे। उसमें हमारे पास छोटी सी एडवांटेज थी कि LLA में थोड़े बहुत लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं और हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जहाँ पे हमने ये सर्वे डाला और सर्वे के रिजल्ट बहुत शॉकिंग थे। तो सर्वे के जो रिजल्ट्स थे वो हमें बहुत ही शॉकिंग लगे, क्योंकि हमें लग रहा था कि ज्यादातर इंडिया की जनता मसाला चाय पीती होगी, कड़क चाय पीती होगी, लेकिन जो रिजल्ट्स आए उसमें हमें पता लगा कि लोग इलायची चाय को ज्यादा पसंद कर रहे थे, अदरक चाय पी रहे थे। तो फिर हमें उन सर्वे के बेसिस पे हमने 3 जो फ्लेवर्स थे उनको फाइनल किया, मसाला,
इलायची और अदरक। अब ये जो 3 फ्लेवर्स थे, हमने देखा कि मार्केट में और कौन कौन बना रहा है, तो जितनी भी अवेलेबल ब्रांड्स थी मार्केट में हमने सारी की सारी मंगा ली। अभी भी मेरे घर पे 2-3 कार्टून भर के चाय पड़ी है। फिर हमने सोचा कि यार अभी इतनी सारी हम चाय टेस्ट कर रहे हैं, हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें पसंद आ रही नहीं है पसंद आ रही। मैं आपको जो हमने एक्चुअल किया है वो बता रहा हूँ एकदम क्रूड तरीके से कि यार हमने ऐसे ही किया है। हो सकता है कोई MBA स्टूडेंट या एक FMCG एंटरप्रेन्योर ये वीडियो देख रहा है, उसको ये चीजें बहुत बचकानी लगे, बट आई एम श्योर बाकी ज्यादातर लोगों को ये काफी रिलेटेबल लगेगी कि यार हाँ कोई प्रॉब्लम आई तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो हमने 3 पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करे। आप भी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें आपको भी कुछ थोड़ी सी गणित लगानी पड़ेगी। तो हमारे 3 पैरामीटर्स थे, टेस्ट, उसकी कंसिस्टेंसी और कलर। और इस बेसिस पर हमने नंबर दिए और उसके बाद इन तीनों नंबर की हमने जोड़ कर ली और देखा कि यार कौन सा ब्रांड हमें आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स पसंद आ रहा है। तो हम 5 जने बैठ के जब ये टेस्टिंग करते थे तो हमारे सारे नंबर एवरेज कर करा के हमने लिस्ट बनाते थे कि यार ये अच्छी है ये बुरी है। जब आप ये सारी चीजें करोगे ना तब उसमें आपको प्रोडक्ट के साथ जो चैलेंजेस है वो पता चलेंगे। तो अब मैं एक एक करके मस्ट चैलेंजेस बताता हूँ जो हमने इसमें फेस किए एंड यू विल रिलेट एज अ प्रोडक्ट डेवलपर या एज अ स्टार्टअप फाउंडर, यू विल रिलेट कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो पहली प्रॉब्लम हमारे साथ आई कि 100 ml वाटर कैसे आइडेंटिफाई करें कि 100 ml एग्जैक्ट हुआ है। हमारे घर पे 200-250 ml की ग्लास रहती है या कप 150 का है, कितना है अलग अलग शेप का, हमको नहीं पता चल रहा था। तो हमने लिटरली वो केमिस्ट्री वाले बीकर ऑर्डर किए। उस टाइम पे ऐसा लगता था कुछ तो फॉर्मुलेशन बना रहे, एकदम केमिस्ट्री वाली फील आती थी। किसी में 100 डालना था, किसी में 120, किसी में 150 ऐसे डालना था। तो हमें प्रॉब्लम पता चली कि यार इस प्रोडक्ट में ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने ज्यादा पानी डाल दिया तो थोड़ा थिन हो जाएगा, कम पानी डाला तो शायद चाय गाढ़ी हो जाएगी। तो बढ़िया चाय नहीं बनने का एक रीजन ये भी है कि यार एग्जैक्ट 100 ml वाटर डालना डिफिकल्ट होता है। सेकंड प्रॉब्लम हमारे साथ आई, हम क्या करते थे, पास में एक केटल रखते थे गर्म पानी की और एकदम केटल में जैसे ही पानी हुआ मैंने ये पोर करते थे, राइट, पोर करते थे। उसमें मैंने एक चीज और आइडेंटिफाई करी थी कि यार कई बार चाय एक तरह से फटी सी लगती थी, मतलब थोड़ा डिफरेंशिएशन होता था, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ऊपर कुछ बच पार्टिकल ऊपर आ जाते थे। यार ये हमें प्रॉब्लम ही नहीं समझ आई। और ये सभी ब्रांड्स के साथ में ऑलमोस्ट सब में सेम हो रहा था, सब ब्रांड्स में हो रहा था। तो सारे जितने ये चाय रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, इनफैक्ट बाद में हमें पता चला कि बेबी फूड्स या इवन मिल्क पाउडर अगर आप कहीं से ले रहे हो, मिल्क सॉलिड्स, उन सब पे ये लिखा हुआ है कि ऐड वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। हम साइंस वाले, हमको पता है 80 डिग्री मतलब बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, मतलब गर्म, एकदम गर्म ही है, पीने लायक, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। लेकिन हम डाल रहे थे उसमें खौलता हुआ पानी, और खौलता हुआ पानी जब डालते हो तो कोई एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें मिल्क सॉलिड आपस में जुड़ जाते हैं या कुछ होता है उसमें, वो यहाँ पे हम बता देंगे जो भी होता है, सेपरेट हो जाते हैं बेसिकली। तो हमें कहा कि हमको ऑडियंस को ये भी समझाना पड़ेगा कि ऐड वाटर जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ये अब कैसे समझा, 80 डिग्री इज नॉट वेरी ऑब्वियस। अब वो तो है नहीं कि उंगली डाल के नाप लो, वो तो है नहीं। तो हमने कुछ एंडी यही करता है, उंगली डाल के नाप रहा है। राइट वाटर टेम्परेचर वाला पॉइंट एड्रेस करने के लिए हमने ये कार्ड्स डिजाइन करे। तो जब भी आप बॉक्स ओपन करोगे आपको सबसे पहले ये कार्ड मिलेगा और उस पर लिखा हुआ होगा एग्जैक्टली कि आपको कैसे वाटर पोर करना है, कितने टेम्परेचर पे करना है। अब बिकॉज लोग नाप नहीं सकते कि यार 80 डिग्रीज हुआ है या नहीं हुआ, तो हमने नीचे एक नोट डाला कि लेट द वाटर कूल स्लाइटली इफ इट्स बॉइलिंग फॉर बेस्ट चाय एक्सपीरियंस। इसकी दूसरी साइड जो मैंने एक पोस्ट कार्ड फील दी है, इसमें मेरा आइडिया था कि हम ऋषभ, मनदीप और एंडी के हैंड रिटन नोट्स डालेंगे एंड उनके सिग्नेचर भी डालेंगे। सो जो फर्स्ट 1000 लोग होंगे उनको ये मिलेगा। एंड देन ऑल्सो एक सीक्रेट प्लेलिस्ट बनाई मैंने जो कि इस QR कोड को स्कैन करने से जागरूक चाय के बायर्स को मिलेगी। फिर हम छोटे कप्स लेके आए बाहर से, कहीं से 100 ml के कप्स लिया है और हमने उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करी। यार कप्स है, अभी पूरा कप हमको भरना है, लेकिन उस कप में आप अगर चम्मच डिप करोगे ना तो थोड़ी या तो चाय बाहर छलक जाएगी और उसमें हिलाने की भी जगह नहीं रहेगी। सो वी नीडेड स्टिरर्स एज वेल एंड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ दीज ब्रांड उनके साथ कोई स्टिरर नहीं आते, सिर्फ सैशेज आते हैं। तो शिखर फिर कहीं से स्टिरर्स भी कबाड़ के ले आए खूब सारे, और फिर हम वो पूरे प्रॉपर टेस्टिंग करने लग गए। तो ये टेस्टिंग करते करते हमारा धीरे धीरे प्रोडक्ट इवॉल्व हुआ। तो हमने क्या क्या और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी कि यार एक तो चाय हमारा टेस्ट बेहतर होना चाहिए, उसके साथ क्यों ना हम पेपर कप्स ऐड कर दें जिससे लोगों को कन्वीनियंस रहे कि सीधा 100 ml ही आपको पानी डालना और वो कप जितने एक मार्क होके यहाँ तक आपका 100 ml पानी हो गया है। उसके साथ स्टिरर्स भी हम इसी एक बॉक्स में दे दें, और चूंकि हम एक बॉक्स में कप्स देने वाले थे तो जो ज़्यादातर प्रीमिक्स चाय की जो पैकेजिंग आती है वो सैशेस तो आते हैं, सैशेस के साथ वो बस एक मे बी एक प्लास्टिक या पेपर पैकिंग में वो सारे मटेरियल आता है। लेकिन जब इसमें कप्स आएंगे तो शिपमेंट में एक के ऊपर एक जब माल जाएगा तो पूरा पिचक जाएगा और कप्स पिचक जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो वी ऑल्सो थॉट कि यार इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, हार्ड बॉक्स। और ये लर्निंग हमको जागरूक जर्नल से आ गई थी, क्योंकि जागरूक जर्नल का जब हमने फर्स्ट एडिशन भेजा था तो हमने इसको बहुत ही
थिन कार्डबोर्ड बॉक्स में भेजा था, तो उसमें काफ़ी सारी जागरूक जर्नल डैमेज हो गई थी। तो ये प्रीवियस लर्निंग हमारी काम आ गई कि हमने कहा इसको भी हम इसी तरह के पैकेजिंग में देखेंगे। तो इसके अंदर आप देखो ये जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कप है, सैशे है, स्टिरर्स है, ये सारी चीज़ें हैं एक ही बॉक्स में, बिकॉज ऑफ दैट लर्निंग कि यार कन्वीनियंस जब आप बोल रहे हो तो कन्वीनियंस शुड बी एक्चुअली कन्वीनियंस। अगर आपके पास मतलब कप नहीं भी धुले हुए हों आपके, तो इसमें है सब कुछ है। प्लस फिर हमारा ये यूएसपी बन गया ना, एक ही बॉक्स है, बस ये बॉक्स कैरी करना है, ये इसमें बॉक्स आपका सब कुछ है। एक गर्म पानी कहीं से जुगाड़ो, गर्म पानी कहीं से लाओ और बस इससे पूरी चाय बना के मस्त पी लो। ऐसा एक बॉक्स होगा जिसमें अगर हमको 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, एक बॉक्स उठाया और निकल गए, हमारी पूरी ट्रिप की चाय सॉर्टेड। तो जब हमने अपने प्रोडक्ट के एक मोटा मोटा एक आइडिया बना लिया कि यार इसमें एक बॉक्स होगा, इसमें कप्स होंगे, उसमें स्टिरर्स होंगे, उसमें जागरूक प्रीमिक्स चाय के 3 फ्लेवर के सैशे होंगे, और नाम जागरूक तो हमने पहले से सोच ही रखा था। आपको ऑफ कोर्स नाम भी सोचना पड़ेगा, हमने पहले से सोच रखा था। इनफैक्ट जागरूक हमने ट्रेडमार्क भी करा रखा है, तो वो सॉर्टेड था। अब हमने सोचा कि वेंडर्स ढूंढने। तो जब आप FMCG या इस तरह की कोई ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हो, जो हमने जागरूक जर्नल की लर्निंग से ही हमने सीखा है, सो फाइंड अ वेंडर जो एक मिडल मैन नहीं हो। सबसे पहले तो उसके पास खुद की मशीनरी और प्रोडक्ट है, तो वो आपको सबसे बेस्ट रेट में अपना प्रोडक्ट दे पाएगा। तो हमने कोशिश करी कि हम जिससे कप्स बनाए वो एक्चुअल कप का मैन्युफैक्चरर हो, स्टिरर भी आए जो एक्चुअल में डायरेक्ट होलसेलर से, मतलब बीच में रिटेलर ना हो, क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ती रहेगी। राइट। इवन जो सैशे है या इवन इसके अंदर जो चाय एक्चुअल चाय बन रही है, ये सारी चीजें हम कोशिश करें कि डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है वहां से प्रोक्योर करें। लेकिन इस भसड़ में हमारे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, वो मिस्टेक मैं आपको वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगा। तो हमने कई सारे लोगों से बात करी, हर एक चीज के लिए हमने अलग अलग वेंडर सर्च कर लिया। सबसे पहले हमने सर्च किया एक फॉर्मुलेटर, बिकॉज इट्स अ फूड प्रोडक्ट। एक क्या क्या जाना चाहिए इसमें, मिल्क सॉलिड जाना चाहिए, इसमें चाय पत्ती जाएगी, इसमें अलग अलग मसाला या इलायची के एक्सट्रैक्ट जाएंगे, उसके पाउडर जाएंगे, शुगर जाएगी, सारी चीज़ें एक जगह फॉर्मुलेट होगी। तो हमें इसका फॉर्मुलेटर ढूंढना था, और हमने कुछ गूगल सर्च से, कुछ नेटवर्क से अलग अलग ऐसे वेंडर्स मिले, नॉट द मिडल मैन बट जो एक्चुअल जिनकी फैक्ट्रीज है जो इसे बनाते हैं। और उसके बाद सिमिलर वे में हमने कप्स, बॉक्स, स्टिरर, बाकी चीज़ों के लिए भी मैन्युफैक्चर ढूंढ लिए। इस पॉइंट तक हमने 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली शुरू कर दी। अगर किसी ने हमारा जागरूक जर्नल का फर्स्ट वाला वीडियो देखा हुआ है तो उसमें एक वाटरफॉल मॉडल है कि यार जो चीज आपस में डिपेंडेंट नहीं है आप उनको साइमल्टेनियसली चला सकते हो। जैसे कि फॉर्मुलेशन एक साइड चलता रहेगा चाय का, और एक साइड हमारे डिजाइन चलती रहेगी, ताकि जब दोनों चीजें कंप्लीट हो तो एंड में हम सीधे प्रोडक्शन फेज में पहुंच सके। तो शिखर ने एक फॉर्मुलेटर फाइनल किया जिसके साथ हम प्रोडक्ट के ट्रायल में लग गए। उसको हमने कुछ एक एडवांस पे किया, सारे नंबर्स मैं आपको एंड में सारे क्लियर करूंगा। एक एडवांस पे किया एंड दे एग्री टू डू मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। तो ये शुरू कैसे हुआ? सबसे पहले उन्होंने हमें एक बेंचमार्क खुद का एक प्रोडक्ट बना के भेजा। अब हमें आइडिया तो था नहीं, एटलीस्ट मुझे आइडिया नहीं था, और शिखर FMCG से है लेकिन थोड़ा सा चाय उसने भी कभी नहीं बनाई। तो हमने उसे जैसे इंजीनियर एक टिपिकल भेजता है वो ऐसे नंबर भेज दिए कि यार इसमें रिड्यूस शुगर बाय 30% एंड ऐड जिंजर बाय इतना % एंड ये वो मैथ्स प्रॉब्लम की तरह ले रहे थे, जो कि नहीं करना चाहिए था हमें। तो जो फर्स्ट के बाद जो सेकंड बैच उन्होंने बना के भेजा, दैट वाज वर्स्ट। तो हमने पूछा भाई ये क्या बना दिया, मजा ही नहीं आया ये। तो बोला सर आपने जो बोला वही बना के मैंने भेजा है। तो थर्ड टाइम के लिए उसने क्या किया, उसने हमें सारे इंग्रेडिएंट अलग अलग पाउडर्ड फॉर्म में अलग अलग भेज दिए, बोले आप खुद मिक्स करके ये बना के दे दो। अगेन इट वाज बियॉन्ड अस, क्योंकि यार हमको ये भी समझना था 15 ग्राम नापो, ये करो वो करो, और 15 ग्राम भी नहीं, वो मतलब mg में नापना पड़ता है। अगर इतना ये इतना वो, हमसे वो भी नहीं हुआ। हमने सोचा चलो कोई शेफ को ढूंढते जिससे ये करवा पाएंगे, बट अगेन वी कुड नॉट फाइंड एनीवन जो प्रीमिक्स इस तरह से हमारे लिए डिजाइन करके दे सकता है। तो हम तो एक बार के लिए निराश हो गए। फिर एक आइडिया क्रैक किया कि यार शायद दिस कुड वर्क। तो हमने जब पहले कंप्यूटर एनालिसिस किया तो हमने टेबल्स बनाई थी, ये हमारा वाला सैंपल है और बाकी सारे बहुत सारे सैंपल हैं। तब हमने उसमें देखा कि यार कौन सी ब्रांड की जिंजर हमें सबसे बेस्ट लगी है, कौन सी ब्रांड की इलायची सबसे बेस्ट लगी है, और कौन से ब्रांड की मसाला सबसे बेस्ट लगी है। दैट बिकेम आवर बेंचमार्क। एंड देन रादर देन क्वांटिटेटिव फीडबैक, हमने उसे क्वालिटेटिव फीडबैक दिया कि यार ये हमें लगभग पसंद है, लेकिन इसमें थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए, या इसमें थोड़ी सी मिठास कम होनी चाहिए, या इसमें थोड़ा जिंजर और स्ट्रांग होना चाहिए, एंड सो ऑन। हर एक फ्लेवर के हमने ऐसे क्वांटिटेटिव फीडबैक उनको दिए, एंड उसके बाद जो प्रोडक्ट बन के आया वो हमें ऑलमोस्ट पहली बार में ही पसंद आ गया। उसके बाद माइनर फीडबैक हुए कि हम लोग खुश होके आज जा रहे हैं, क्योंकि इतने दिन के आइट्रेशन के बाद आज तीनों सैंपल फाइनल हो चुके हैं। इलायची, मसाला और जिंजर। मसाला तो इंडस्ट्री लेवल में उससे बेटर कोई नहीं है, इलायची में उससे बेटर कोई नहीं है, और जिंजर इज सब्जेक्टिव। तो 1 2 3 ट्रायल तक कुछ भी नहीं बन रहा था। 4th
जो हमारे पास बैच आया वो एकदम से ही मतलब बढ़िया बैच आया, एंड जो फाइनल 5th उसके बाद बैच बन गया, दैट वाज लाइक द किलर। और उसके बाद हमने 2 जगह इसके ट्रायल भी किए। तो हमने हमारी एक फ्रेंड का स्टार्टअप है, IT कंपनी, वहाँ पे 100-200 लोग हैं, तो वहाँ पे हमने ट्राई किया, वहाँ पे लोगों के हमारे फीडबैक आए, एंड जो हमने फिर ब्लाइंड टेस्टिंग करी, जो हमारी कॉम्पिटिटर एनालिसिस में जो सबसे बेस्ट चाय थी वो एक जगह बनाई, और उसी के बगल में हमारी जागरूक प्रीमिक्स चाय बनाई सेम फ्लेवर की, एंड देन हमारे ऑफिस में करीब 20 लोगों को, और हमारे ऊपर भी एक ऑफिस है, वहाँ के लोगों को भी बुला के वो चाय हमने ट्राई कराई, एंड ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से द जागरूक चाय वॉन। मैं फर्स्ट नंबर की प्रेफर करूँगा, ओके, क्योंकि सेकंड वाली में थोड़े लास्ट में वो मसाला या दानेदार फील आ रहा है। I will also prefer first वाली because इसका कलर भी मुझे अच्छा लग रहा है। This looks like dark chocolate, I don't know why। और इसकी स्मेल भी बेटर है और टेस्ट भी बेटर है। इसका टेस्ट भी बेटर है और थोड़ा मीठा भी बैलेंस है, मतलब मैं मीठा कम लेता हूँ और दूध भी कम लेता हूँ, तो उस हिसाब से इसमें दूध का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसमें कम है, बैलेंस्ड है, एंड ऑब्वियसली मतलब फ्लेवर का फर्क है दोनों में, और वन इज बेटर। देन वी न्यू कि यार प्रोडक्ट तो हमने क्रैक कर लिया, कुछ तो बना लिया है हमने, एक अच्छा प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन हो गया। अब आते हैं डिजाइन के ऊपर। तो अगर आप कोई ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हो तो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी डिपेंड करती है किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को दिखाते हो। लुक, फील एंड डिजाइन इन टुडेज एज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। हम वीडियो अच्छे बना लेते हैं लेकिन डिजाइन हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। तो मेरा फ्रेंड है निवेदन, उसने सजेस्ट किया कि व्हाई नॉट लेट्स वर्क विद द मिनिमलिस्ट। तो द मिनिमलिस्ट के दोनों फाउंडर्स हैं, वो मेरे कॉलेज जूनियर हैं, लेकिन दे आर लाइक द बिगेस्ट एजेंसी आउट देयर। लेकिन अब काम कर ही रहे तो बेस्ट के साथ ही करेंगे ना, मतलब हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अगेन डिजाइन में भी बहुत सारी हमने शुरू से काम शुरू किया मिनिमलिस्ट के साथ। मीटिंग्स हुई, सबसे पहले हमने डिजाइन गाइडलाइन तय करी, उसके बाद हमने लोगो तय किया, लोगो के लिए मल्टीपल मीटिंग्स, और आप ये देखोगे इतने वेरिएशंस बनाए लोगों में, इतनी डिटेल। इनफैक्ट मैं बहुत डिजाइन नर्ड नहीं हूँ, लेकिन एक डिजाइन की बुक मैंने द मिनिमलिस्ट के फाउंडर्स की पढ़ी थी। ये बुक जब मैंने पढ़ी थी, थिंक लाइक अ मिनिमलिस्ट, मैंने इस पे लिंक्डइन पे उस समय भी पहले पोस्ट डाली थी, बिकॉज आई लव्ड, एब्सोल्युटली लव्ड दिस बुक, और एक सिटिंग मैंने पूरी बुक पढ़ ली। उनका वो आपको याद है, वो जो फर्स्ट उनका वो फॉर्म आया था, माइंड इज इक्वल टू ब्लोन मैन। पहले उन्होंने बहुत सारे हमसे फीडबैक मांगे, फॉर्म मांगे, और जो पहली जो उन्होंने प्रेजेंटेशन बना के दी ना, मतलब हमें तो लग रहा था कि हमने सही डिजाइन एजेंसी पकड़ ली है, कि अब हमारा डिजाइन का काम तो सॉर्टेड है, हमें उसके ऊपर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये बहुत फटाफट निपट गया। एंड सिंस दे हैड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद FMCG ब्रांड्स, तो उनको पता था कि पीछे क्या क्या चीजें आनी चाहिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ FSSAI गाइडलाइंस जिसके हिसाब से आपको बॉक्स डिजाइन करना है। तो इसके पीछे आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें, इसमें से बहुत सारी चीजें जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से होनी चाहिए। इवन इस पे जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपायरी डेट है, ये सब कुछ होना चाहिए। ये उनको पहले से पता था, तो दैट ऑल्सो हेल्प्ड अस अ लॉट। तो साहिल ने मुझे बहुत सारे कंसेप्ट बताए कि यार एक ब्रांड की डिजाइन जब आप बिल्ड करते हो तो क्या डिजाइन प्रिंसिपल्स होने चाहिए, एंड आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल होंगे। तो आई एम रिक्वेस्टिंग हिम टू शेयर दोज विथ यू एज वेल। Hi, my name is Sahil Vaidya. I am the co-founder of The Minimalist, and we work with some of the biggest brands to create a lot of inventive work across branding, marketing, product design and technology. थैंक यू साहिल। मैं पूछना चाहता हूँ, जब भी तुम्हारे पास कोई ब्रांड आता है अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग की डिजाइन लेने के लिए, हाउ डू यू अप्रोच दैट प्रॉब्लम? Right. So actually ये ना एक काफी डिटेल्ड प्रोसेस होती है, and I would take it one step back and talk about the brand process itself. Like आप ब्रांड कैसे बिल्ड करते हो, एंड उसमें एटलीस्ट 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज द स्ट्रेटजी पार्ट, एंड विच इज द एंटायर ब्रांड फिलोसफी, ब्रांड के पीछे थिंकिंग क्या है, एंड उसके आगे पूरा डिजाइन पार्ट आता है। सो आई विल ब्रेक इट डाउन इनटू 2 पार्ट्स। एंड बहुत लोग क्या करते हैं कि वो इस स्ट्रेटजी के बारे में इतना सोचते नहीं है, बट आई थिंक दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पीस दैट यू नीड टू क्रैक, बिकॉज दैट बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ द ब्रांड। वो बहुत लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है उसके पीछे, जो हर एस्पेक्ट में अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करती है। तो एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं कहना चाहूंगा, वन एडवाइस ऑन बिल्डिंग अ ब्रांड लोगो और अ ब्रांड आइडेंटिटी, इज दैट आप कभी भी कोई लोगो बिल्ड करते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वो स्केलेबल होनी चाहिए। इट हैज टू हैव सम एलिमेंट्स व्हिच कैन टर्न इनटू अ डिजाइन लैंग्वेज, एंड दैट लैंग्वेज कैन एक्सटेंड अक्रॉस ऑल टच पॉइंट। तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे उस चीज को, ओवर टाइम कस्टमर्स वोंट इवन नीड टू सी योर लोगो ऑन एनी पीस ऑफ कम्युनिकेशन। उनको आपकी डिजाइन स्टाइल या लैंग्वेज देख के ही समझ जाएगा कि हाँ मुझे पता है ये इस ब्रांड का ही है, बिकॉज ये यही लैंग्वेज हमेशा यूज करते हैं। तो इट्स वेरी, आई कैन आइडेंटिफाई इट, राइट। तो जागरूक में भी जो सन के जो एलिमेंट्स है वो हमने यूज किए, और उसी को हमने एक बेस बनाया जो पैकेजिंग में आप देख सकते हैं। उसी दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द पैकेजिंग, एंड हमने उसमें 4-5 जो टी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी आइकॉनोग्राफी यूज करके उसको एक काफी स्केलेबल प्रॉपर्टी बना दिया है। तो हर पैकेजिंग में
हम वही रिफ्लेक्ट करें. So that is the overall process. We started the discussion with packaging कैसे करते हैं, but actually we went back many steps कि brand का पहले foundation कैसे ले करते हैं, उसके बाद design process कैसे करते हैं, and then how do you come to packaging and many other touch points. So अगर मुझे एक summarize करना है what is the process on arriving at these things, there is a very simple design thinking process जो हमने हमारे book में भी लिखा हुआ है on if you have to give you a simple abbreviation, you can consider it as the Budweiser process, BUDV. So what does the business want? What does the user need? Then design and then validate, BUDV. So B business तो मतलब आप अगर business owner हो तो what is it that you want to achieve or showcase? That becomes the brief for the process. Then user की क्या need है, right? तो वहाँ पे बहुत सारे user interviews, customers के voices सुनना, trying to understand कि market में gap क्या है and what is the unmet need that my product is trying to fulfill. वहाँ पे भी positioning define हो जाती है because अगर सारे लोग let's say premium category पे focus कर रहे हैं but आपने realize किया कि यार यहाँ पे एक mass market brand की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, so then you can design your brand according to that particular thing. In fact जागरूक में भी what we have done is the fonts and all that you see, या तो आप बहुत niche brand बना सकते हो, या if you want to target lakhs of people, you can create a more a brand which has more of a mass appeal, जो सबको समझ में आए, जो बहुत complex ना हो. तो ये kind of thinking बहुत important होती है. That is where you listen to the users, you understand the user's mental model, their unmet needs, and take that into consideration. And design process में आप business user इन दोनों को marry करके एक idea create करते हो, एक product create करते हो, and then you validate. So validation is simply user testing. User testing से बहुत सारा जो feedback मिलता है वो हमें incorporate करना काफी जरूरी है, because users एक packaging या एक identity को देख के अपना opinion देते हैं कि what is it that it is looking like, right? And वहाँ से हमें पता चलता है हमारे brand का perception क्या हो रहा है, and that is a very important process. In fact जब आप product design करते हो, like digital product apps, उसमें भी ये constant tinkering and incorporation of user insights is very important. So that's how this 4-step process sums up. हम हमारे इस वीडियो में इस पूरे डिस्कशन का एक छोटा सा पार्ट ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं पूरा डिस्कशन सुनने का जो लगभग 30 मिनट का है, तो आप नीचे लिंक पर जाकर मेरा और साहिल का ये पूरा कन्वर्सेशन सुन सकते हैं. थैंक यू सो मच. तो इस पॉइंट तक हमारा फॉर्मुलेशन और डिज़ाइन दोनों कंप्लीट हो चुका था, और नेक्स्ट स्टेप में हम जाने वाले थे वो है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में मेरी बहुत सारी मदद करी शिखर ने, लेकिन जितना ईजी साउंड करता है उतना था नहीं. इस पूरे फेज में बहुत सारी दिक्कतें भी आई. लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दोज प्रॉब्लम्स विद शिखर. तुम्हारी फर्स्ट मिस्टेक थी वो थी प्राइस ऑप्टिमाइजेशन. तो उसके लिए समझते हैं हमने पहले प्राइस ऑप्टिमाइज कैसे किया एंड हाउ डिड शिखर फाउंड ऑल दोज वेंडर्स. सो यार मैं FMCG से हूँ. उसका बेनिफिट ये रहा कि मैं हर जगह से बेस्ट वेंडर्स ले आ पाया कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड पे, कि सबसे कम कॉस्ट हमें मिल रही थी हर जगह के लिए. कप्स हो गया, स्टिरर्स हो गया, सैशेज हो गए जो कि एक लैमिनेट रोल के अंदर जाते हैं, जैसे लैमिनेट फॉइल कहते हैं. हर एक का वेंडर अलग अलग था, सबसे बेस्ट कॉस्ट थी, बट इशू ये था कि पूरे हर जगह फैला हुआ था, एक भी वेंडर लोकल नहीं था. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप बोलोगे यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने प्राइस ऑप्टिमाइज करी, लेकिन इसकी बहुत सारे चैलेंजेस हमको स्पेशली तब आए जब हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे. उसका रीज़न बताता हूँ. देखो सबसे पहले तो मल्टीपल वेंडर थे. इसका मतलब ये था कि शिखर को हर अलग अलग सिटी में जाके कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा था कि हाँ मेरे कप सही बन रहे कि नहीं, हमारे रोल सही बन रहे कि नहीं, हमारी जो पैकेजिंग हो रही है वो सही हो रही है कि नहीं वगैरह. लेकिन उसके अलावा एक और मेजर चैलेंज था. अगर आपने कभी भी ज़िंदगी में किसी से काम करवाया है तो आप समझते हो कि इंडिया में या हर जगह भी डिले होंगे उसमें. तो डिले का रीज़न क्या होता है आप उसको पॉइंट करके बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को अपना वीडियो एडिट करने के लिए दिया हुआ है, तो आप बोलोगे भाई वीडियो एडिट क्यों नहीं हुआ, तो बोलेगा सर सॉरी डिले हो गया, मैं कल तक देता हूँ, मेरी गलती है. लेकिन हमारे केस में पता है क्या हो रहा था, हम पूछते थे कि भाई हमारा अभी तक प्रोडक्शन क्यों नहीं शुरू हुआ, तो वो बोलता था कि सर अभी तक मेरे पास रोल्स ही नहीं आए, सर हमारे अभी तक बॉक्सेस के लिए सैशेज ही नहीं आए ताकि हम उसको पैक कर सकें एंड सो ऑन. बिकॉज अलग अलग वेंडर थे, बॉल वॉज ऑलवेज इन आवर कोर्ट, हम किसी भी वेंडर पे टाइम प्रेशर नहीं बना सकते थे, तो उसके कारण बहुत सारा डिले हुआ. उसके अलावा चूंकि हमारे वेंडर्स अलग अलग थे, इनफैक्ट प्रोडक्शन वाला जो हमारा वेंडर था वो साउथ में था और जहाँ से लेमिनेट रोल्स बन रहे थे वो नॉर्थ दिल्ली में था, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारे काफी सारे इसके कारण डिले हो गए. सेकेंड प्रॉब्लम वी फेस्ड इज क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब है? चूंकि आप अपनी फैक्ट्री लगा के खुद तो नहीं बैठे हो, और ऑफ कोर्स आप लगा भी नहीं सकते. शुरू में आपको वेंडर्स के साथ काम करना पड़ेगा और वो वेंडर आपके प्रोडक्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स बना के आपको देंगे. हम ये सोचें
कि हमने किसी वेंडर को ऑर्डर दिया और वो हमें एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट बना के हमारे डोर स्टेप पे डिलीवर कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए आपको रेगुलर इंटरवल पर अपने वेंडर से मिलता रहना पड़ता है। जब प्रोडक्शन हो रहा है तब भी वहाँ पे अवेलेबल रहना पड़ता है, ताकि आपके दिमाग में जो इमेज है वो एक्चुअल में बनकर आए। अगर आपने नहीं किया तो ब्लंडर होते हैं। मैं ब्लंडर का एग्जाम्पल बताता हूँ। हमने हमारे वेंडर को बोला कि हमें 100 ml के कप चाहिए, और इंडस्ट्री में कुछ 100 ml का स्पेसिफिकेशन चलता है। उसने उसके हिसाब से कप डिजाइन करके दिए, हमें फोटो वगैरह सारी चीजें भेजी कि हाँ देखो ये ऐसा कप है, 100 ml का ऐसा दिखेगा एंड सो ऑन। हमने कहा चलो अब ऑलरेडी डिले में चल रहा है, फटाफट आप बना के हमें भेज दो। जब ये कप हमारे पास बन के आया, उसमें हमने अपनी जागरूक प्रीमिक्स चाय डाली और उसके बाद पानी ऐड करने की कोशिश करी, तो ब्रिम तक भरने के बाद भी इसमें 80 ml ही पानी आ रहा था, और उसके बाद हिलाने की भी जगह नहीं थी, जबकि मिनिमम 100 ml पानी हमको चाहिए था। तो ये हमारी बड़ी मिस्टेक हो गई। और उसने तो बोला कि सर हमें तो फोटो भेजी थी, सब अप्रूव करवाया था वगैरह वगैरह, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एक पूरा बैच जिसकी हमें कॉस्ट आई, लेकिन वो हमारे लिए यूजेबल नहीं हुआ। देन शिखर एक्चुअली उनकी फैक्ट्री में गया, उसने ये वाला कप चूज किया जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में 130 ml का कप होता है। इसमें हमने एक जगह मार्क करवाया, और ये मार्क हमने इस हिसाब से करवाया कि आप जब इसमें प्रीमिक्स ऐड करेंगे उसके बाद 100 ml पानी आएगा, तब कहाँ तक पहुंचेगा वहां पे हमने एक मार्क करवाया, ताकि दिस इज 100 ml एंड इट स्टिल हैज सम स्पेस, जिससे आप आराम से इसे स्टिर भी कर सकते हो। तो दिस इज क्वालिटी कंट्रोल। क्यूसी में वैसे एक चीज़ यहाँ ही नहीं रुकती, आगे जब माल डिलीवर होता है वहाँ भी जाती है कि आपके पास जो सारे आपने कप्स ऑर्डर किए हैं क्या वो सारे ऐसे हैं या नहीं है। तो एक ये टर्म भी डालना बहुत ज़रूरी है बिल के अंदर इन टर्म्स ऑफ कंडक्ट, कि जो मेरा माल है मैं उसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करूँगा। अगर लेट्स से मेरे पास 100 चीज़ आ रही है, अगर उसमें से 10 खराब है, तो मैं मानूंगा कि पूरे के पूरे लॉट में ही मेरे पास 10% माल खराब आया है। मैं या तो मेरे को आप उसका रिटर्न दो, अदरवाइज आप उसको मेरे को दोबारा बना के दो। यस तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में भी जरूर डालिए कि क्यूसी के जो भी टर्म्स हैं वो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करिए, और उसके बाद ही उसको प्रोडक्शन का गो दीजिए। थर्ड चीज जो हमारी हुई वो आई ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस। तो जैसा कि हमने कहा था, हमने शुरू में कॉस्ट भयंकर तरीके से ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करी, बाद में उसने हमें बाइट किया। वो हमको कॉस्टिंग में, जब आपको अभी कुछ ही देर में दिखाऊंगा आपको पता चलेगा। तो शिखर ने बोला कि जो सैशेज होते हैं, उनकी जो लेमिनेट फॉइल्स है, वो हम एक ऐसे वेंडर से बनवाएंगे जो उसको बेस्ट प्राइसिंग में अवेलेबल करवा देगा। और उसी के साथ शिखर ने ये भी बोला कि मैं MOQ भी बहुत हाई रख लेता हूँ, क्योंकि बाद में अगले बैचेस के लिए हमारे पास वो काम आ जाएगी। तो हमने एक तो प्रोडक्शन कहीं दूसरी जगह करवाया, और उसको वॉल्यूम में भी, फॉर एग्जांपल हमें 60,000 सैशे ही बनवाने थे, लेकिन हमने जो लेमिनेट रोल्स बनवाए वो 2 लाख सैशेस के हमने प्री ऑर्डर कर दिए। अब उसके बाद क्या हुआ, वो जब माल, पहले बात तो डिले हुआ, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो हमें नहीं कर लेना चाहिए था। जो डिले हुआ उसके बाद वो जब माल पहुंचा तो पता चला कि उसमें से 30 से 40% तो माल ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो गया। और ये इतना डेलिकेट प्रोसेस था कि अगर उस रोल्स में हल्का सा भी डेविएशन आता है तो फिर प्रोडक्शन के लिए यूजफुल नहीं रहता है। सो ट्राई करें कि आपके जितने वेंडर्स हो वो एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, या एक ही वेंडर के साथ आप काम कर रहे हो और वो सबलेट कर रहा है अपना काम बाकी वेंडर से, ताकि वो हेडेक उसका है। और ट्रांसपोर्टेशन में लॉसेस हुए या डिलेज हुए तो आप सिर्फ एक वेंडर को बोल सकते हो। हमारे केस में हम ट्रांसपोर्टेशन की भी खुद जिम्मेदारी ले रहे थे और हर एक वेंडर से इंडिविजुअली कोऑर्डिनेट कर रहे थे, विच वाज अ बिग हैसल। सो द फोर्थ इज फॉर्मेट ऑफ डिलीवरेबल्स। अब जैसे ऋषभ ने समझाया, वाटरफॉल मॉडल होता है, 2 चीजें प्रोसेस में चल रही है, एक डिजाइन चल रहा है, एक ऑप्स चल रहा है, एक डेवलपमेंट चल रहा है। तो जब सारी चीजें आ रही है एंड पे, तो ओवरलैपिंग होना चाहिए, कंजक्शन, वो डिविएटेड नहीं होना चाहिए। इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, फॉर्मुलेशन हमारा एक तरफ चल रहा है, डिजाइन एक तरफ चल रही है। जब सब चीजें एक साथ मिल जाएगी तभी हम प्रोडक्शन पे जा पाएंगे। लेकिन उसमें क्या दिक्कत हुई हमें इस बार, आजकल जो सारे न्यू एज डिजाइनर्स हैं वो लेटेस्ट टूल्स पे काम करते हैं, लेकिन जब आप जाओगे प्रिंटिंग प्रोसेसेस में, ये मैं सिर्फ एक डिजाइन का एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस विल हैपन इन अदर इंडस्ट्रीज एज वेल। आप जाओगे जब प्रिंटिंग प्रोसेसेस में, तब आपको पता चलेगा कि भाई वहाँ पे तो अभी तक कोरल ड्रॉ पे काम हो रहा है। तो फिर आप अपने डिजाइनर को बोलते हो कि इसको CDR में कन्वर्ट करके दो। जब वो CDR में कन्वर्ट करके देता है तो कई बार कलर्स हिल जाते हैं, प्रिंटिंग के फॉर्मेट हिल जाते हैं एंड सो ऑन। सो इन सारी चीज़ों में आपको शुरू से ही बहुत अवेयर रहना पड़ेगा अपने वेंडर्स का, दूसरे वेंडर्स से। अगर आप मल्टीपल वेंडर्स के साथ काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी डिज़ाइन एजेंसी अलग है और आपका जो भी प्रिंटिंग वाला वेंडर है, तो उनकी पहले से मीटिंग करवा दीजिए, ताकि पता चले कि यार मैं ये बॉक्स इस फॉर्मेट की डिज़ाइन के द्वारा प्रिंट करूँगा, मेरे कलर्स का फॉर्मेट CMYK है या RGB है, और उसके हिसाब से आपका डिज़ाइनर राइट फॉर्मेट में उनको राइट टाइम पे फाइल दे। नहीं तो लास्ट टाइम में ऐसा होगा कि यार मेरे पास तो राइट फाइल नहीं आई, इसके कारण मैंने अभी तक प्रोडक्शन शुरू नहीं किया, फिर आप वहाँ पे डिज़ाइन से कोऑर्डिनेट कर रहे हो एंड सो ऑन। तो इसके कारण भी हमें थोड़े से डिलेज हुए। अब मैं क्रक्स पे एक बात बताता हूँ जो हमारा
फाइनल प्रोडक्शन गाय था बेंगलोर में, उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई कि ऋषभ आपने आप एक बहुत बड़ी गलती करी है, और मुझे समझ आने लग गया था कि हमने बड़ी गलती करी है। जब भी आप पहला वर्जन अपने प्रोडक्ट का बना रहे हो तब आप प्राइस ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस मत करिए, आप फोकस इस बात पर करिए कि आप कम से कम समय में एक बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट में कैसे लेके आ सकते हैं। उसके बाद की ये एक्सरसाइज है कि धीरे धीरे आप अपने प्राइसेस को ऑप्टिमाइज करिए। हो सकता है आपका फर्स्ट या सेकंड बैच लॉस में भी जा रहा हो, जब भी हम आगे प्राइसिंग डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे। विथ टाइम आप अपने सारे सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा मैंने बॉक्स पहली बार तो उसी के थ्रू बनवाया था और उसने मुझे बोला था कि आपका बॉक्स 25 रुपए का पड़ेगा एक बॉक्स की प्रिंटिंग, लेकिन अब मैंने 16 रुपीज़ का एक वेंडर ढूंढ लिया है और मैं उसको बोलूँगा भाई बॉक्स का तू रहने दे, बॉक्स मैं तुम्हें बना के दे दूंगा, रोज़ मैं तुम्हें बना के दे दूंगा, चाहे मैं तुम्हारे लिए चाय पाउडर है वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, एंड सो ऑन। ये धीरे धीरे ऑप्टिमाइजेशन होगा, लेकिन फर्स्ट बैच के लिए आप कोशिश करें कम से कम वेंडर्स के साथ काम करें, या हो सके तो एक कंसल्टेंट भी आप हायर कर सकते हैं जो इन सारे वेंडर्स के साथ अकेला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, एंड सिर्फ आपको उस बंदे से कोऑर्डिनेट करना है सो दैट यू कैन फोकस ऑन एवरीथिंग एल्स। बहुत सारी और चीज़ें होगी, प्रोडक्ट बनाना ही नहीं होता, उसके बाद एज अ एंटरप्रेन्योर आपको और बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, उस पर आप ध्यान दे पाएं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कंप्लायंसेस की। चूंकि एक FMCG प्रोडक्ट है, इसके साथ कुछ एडिशनल कंप्लायंसेस होती है। जो नॉन FMCG प्रोडक्ट है उसमें कुछ कंप्लायंसेस है जैसे GST वगैरह, वो आपको ऑलरेडी पता है। मैं इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंप्लायंस है वो आपको बता देता हूँ एक नट शेल में, और इसके बारे में आप और रिसर्च ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले तो चूंकि ये फूड प्रोडक्ट है, इसके साथ एक FSSAI लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, और ये लाइसेंस 2 एंटिटीज़ को लेना पड़ता है, जहाँ पे ये प्रोडक्ट बन रहा है और जो इसे मार्केट भी कर रहा है। जहाँ पे ये प्रोडक्ट बना है वो ऑफ कोर्स FSI सर्टिफाइड है, एंड सेकंड मार्केटिंग के लिए भी हमारी जो एंटिटी है वो FSI सर्टिफाइड है। उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि इसमें पीछे बहुत सारी चीज़ें लगती है, जैसे इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू लगेगी, इसके अंदर अगर आप ये वेज है तो ग्रीन वाला मार्क लगेगा, किस तारीख को बना है, कब एक्सपायर होगा, ये सारी चीज़ें FSI गाइडलाइन के हिसाब से आपको प्रिंट करनी होती है, तो वो भी आप ज़रूर चेक करिएगा। और उसके अलावा जो ट्रेडमार्क और बाकी चीज़ें हैं वो तो हर प्रोडक्ट के लिए सेम है, सो फोकस ऑन दैट एज वेल। चलिए, एज प्रॉमिस्ड मैं आपको हमारे जागरूक चाय बनाने में हमें कितनी कॉस्टिंग आई है वो क्लियरली बताता हूँ, ताकि आप भी अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आइडिया लेकर सोच रहे हैं तो आपको एटलीस्ट पता चले कि अच्छा यार इतना कैपिटल मुझे लगने वाला है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। मैंने सुविधा के लिए इस कॉस्ट को 3 पार्ट में ब्रेक किया है। पहली है मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो प्रोडक्ट डेवलप होने से पहले ही, प्रोडक्शन होने से पहले ही मेरी लग चुकी है। सेकंड है मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट, एंड थर्ड है मेरी ऑन गोइंग कॉस्ट। सो फर्स्ट हमारी कॉस्ट आई फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग की। जो हमने चाय बनाई उसकी क्या रेसिपी होगी, कितने कंपोनेंट्स किस क्वांटिटी में उसमें जाएंगी, ये रेसिपी हमारी फाइनल हुई, उसकी कॉस्टिंग प्लस उसकी टेस्टिंग, ताकि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह ये सारी चीज़ें पता चल सके। इसके लिए हमने एक एजेंसी हायर करी थी जिससे हमारी ये कॉस्टिंग आई। सेकंड आई हमारी कॉम्प्यूटर रिसर्च। शिखर ने बहुत सारे ब्रांड्स के चाय ऑर्डर किए, तो आज हमारे देखो बहुत सारे यहाँ पे चाय टेस्ट हो रही है। देखो पैलेट सही कर लो, पैलेट क्लीन हो रहा है बीच बीच में। मैंने आपको बताया भी कि हमने किस तरह से उसका एनालिसिस किया था, उसमें एक कॉस्टिंग आया ऑफ कोर्स। एंड ध्यान दीजिए इन सारी कॉस्टिंग में मैं मेरे टाइम का, शिखर के टाइम का, टीम के टाइम का नहीं जोड़ रहा हूँ। उसके अलावा बाद में भी LLA की टीम में बहुत सारे काम जो हमारी टीम ने मिलकर किए हैं वो सारे कॉस्टिंग में अभी इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। जब आप एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्लीज़ अपने टाइम की और अपने टीम की टाइम का भी उसमें कॉस्टिंग लेकर रखिएगा, क्योंकि इन मैनी केसेस जो सैलरी कॉस्ट होती है दैट इज़ ह्यूज। हमारे केस में हमने अभी इसे एट्रीब्यूट नहीं किया है। थर्ड हमारी आई डिज़ाइन कॉस्ट, और ये मैंने वेरिएबल आपको दिखाया है बिकॉज अलग अलग डिज़ाइन एजेंसी के साथ आप काम करेंगे तो आपकी कॉस्ट बहुत कम से बहुत ज़्यादा हो सकती है। इट्स अ रेंज, मैं आप यहाँ पे रेंज दिखा रहा हूँ। डिपेंडिंग अपॉन कितना कॉम्प्लेक्स आपका प्रोडक्ट है, हो सकता है आपकी डिज़ाइन कॉस्ट इससे भी बहुत ज़्यादा हो। 4 चीज़ हमारे इस लिस्ट में है, शीट्स, डाई, मोल्ड, ये सब क्या है इसको एक बार पहले आपको समझाता हूँ कि व्हाट आर दीज। सो हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए किट में हर एक प्रोडक्ट के लिए कुछ ना कुछ मोल्ड यूज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल कप्स की बात करें, इसके लिए एक मोल्ड यूज़ हुआ जो कि आपको देखे ऐसे रहा है बट ऐसा होता नहीं है। इसकी जगह ऐसा एक शीट होती है जो कि कटती है। इसके इस साइड एक पतला सा पेपर लगता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होता है जो कलर्स है वो सारे फूड ग्रेड वाले हो, एंड इट्स ऑल्सो समथिंग कि ये होल्ड कर सके आपकी गर्म चाय को। ऐसे ही जो हमारा बॉक्स होता है वो भी एक पहले सिंपल प्लेन आता है, उसको भी फोल्ड किया जाता है, उसमें भी एक डाई लगती है जिससे वो कटता है उस एग्जैक्टली डायमेंशन पे। हर एक कंपोनेंट में अलग अलग चीज़ें लगती है जिसकी कॉस्ट होती है 1 टाइम, जो कि आप अपने रिसाइकिल कर सकते हो उस टाइम को, जो प्रोडक्ट साइकिल टाइम होती है। अगर उस मोल्ड की लाइफ जितनी है आप उतना उसे यूज़ कर सकते हो और उसे आपका आइटम्स बन सकते हैं।
तो शिखर ने थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में समझाया, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, अब इसमें बॉक्स में आपको कुछ पर्टिकुलर शेप या डिज़ाइन दिख रही है। अब जब ये प्रिंटिंग में जाएगा तो इसके लिए एक पहले फिल्म बनेगी जो प्रिंटिंग मशीन में लगेगी, फिर कार्डबोर्ड के ऊपर ये सारी चीज़ें प्रिंट होगी, या अगर ये पेपर है तो इस पेपर पे प्रिंट होगी और पेपर पेस्ट होगा। सिमिलरली ये कार्डबोर्ड का जो एग्जैक्ट शेप है इस बॉक्स का, उस शेप का भी एक फ्रेम बनता है और उसी के हिसाब से इसके सारे जो एजेस हैं वो कट होते हैं। आप देखिए ये एजेस इस शेप का क्यों है। ये जो बॉक्स है एक्चुअली ऐसा पैक होके नहीं आता है, इट्स अ बिग कार्डबोर्ड शीट, और इसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अलग अलग जगह पे ये इस तरह से कट हो रखा है। तो आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से एग्जैक्टली एक फ्रेम बनेगा, पहले प्रिंटिंग के लिए भी बनेगा, फिर इसके कटिंग के लिए भी बनेगा, और जितने आपके प्रोडक्शन होंगे उसमें पूरे टाइम वो एक पर्टिकुलर जो आपने पीस ऑफ मशीनरी है जो आपने बनाया है वो आपका यूज आता रहेगा बार बार। ये आपका एक तरह से आईपी भी है। जो भी आपका वेंडर है उसने जो मोल्ड बनाया है या फिल्म बनाई है, आप उससे ये वापस मांग सकते हो, ताकि फ्यूचर में आपको किसी और वेंडर के पास जाना है और यही काम करवाना है, आपको मे बी बेटर रेट पे कोई और वेंडर मिला है, तो अपने मोल्ड, अपने डाइज, अपने फिल्म्स आप उसके पास लेके जा सकते हो। ये कप्स के केस में भी है, ये हमारे रोल्स के केस में भी है। आप जो भी अपना प्रोडक्ट बनाओगे उसके लिए आपकी ये पर्टिकुलर मोल्ड आपको बनाना पड़ेगा। इन सम केसेस, जैसे आपका कोई से मेटेलिक प्रोडक्ट बना रहे हो या प्लास्टिक का कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, उस केसेस में तो मोल्ड की कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब ये कॉस्टिंग आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग को कैसे इम्पैक्ट करती है वो भी समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो मेरा कप है, इस कप के लिए मेरे जो मोल्ड की कॉस्टिंग है वो है 10,000 रुपये, क्योंकि 3 कलर में इसमें कुछ कुछ प्रिंट होने वाला है, मोल्ड, फिल्म, आप जो भी बोल दीजिए उसको, जो भी इसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट है वो 10,000 रुपये ऑफ ऑल दो मशीनरी पार्ट्स। अब मान लीजिए वो उसके लिए मैंने इन्वेस्ट कर दिया, 10,000 रुपये मैंने वेंडर को दे दिया। अब मैं वेंडर को बोलता हूँ भाई मुझे एक ही कप बनाना है, सिर्फ एक कप बनाना है। तो क्या करेगा कि सर एक कप में जितना पेपर लगता है उसकी कॉस्ट तो है 1 रुपये, और आपका जो ये मोल्ड वगैरह में आपने खर्चा किया वो 10,000 रुपये, मतलब मेरा एक कप की कॉस्ट पड़ी 10,001 रुपये। अब मैं क्या कहता हूँ कि सर मुझे एक नहीं 10,000 कप बनाना है, तो उस केस में मेरे मोल्ड की कॉस्ट तो फिक्स है 10,000 रुपये, और 10,000 कप बनाने के लिए पेपर की कॉस्ट भी 1 रुपये पर कप आ रहा है, तो 10,000 रुपये पेपर की कॉस्ट हो गई। यानी मेरे 10,000 कप इस केस में बनते हैं 20,000 रुपये में, मतलब मेरे पर कप की कॉस्ट हो गई यहाँ पर 2 रुपये जब मैं 10,000 कप बना रहा हूँ। वहीं अगर मैं 1 लाख कप बनाऊंगा तो मोल्ड की कॉस्ट 1 लाख में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब 10 पैसे पर कप, और मेरे ईच कप की कॉस्ट हो जाएगी उस केस में 1 रुपये 10 पैसे। सो सम आर फिक्स चार्जेस, वो आप जितने ज़्यादा वॉल्यूम में बनाओगे वो ओवरऑल आपके पर यूनिट पे कम होते चले जाएंगे, लेकिन जो पर यूनिट के से पेपर चार्ज है या इस केस में जो कार्डबोर्ड है वो तो कम नहीं होगा, तो वो तो आपका ऐड होएगा, और जो ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट थी इनिशियली वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसीलिए आपने शार्क टैंक में भी कई बार सुना होगा कि सर अभी तो हमारी इतनी कॉस्ट आ रही है, लेकिन हम जब वॉल्यूम पे काम करेंगे तो हमारी कॉस्टिंग कम आ जाएगी। इसी कारण कॉस्टिंग ओवरऑल वॉल्यूम से कम आती है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जो आप कप के लिए पेपर ले रहे हो वो आप लोकल वेंडर से लेने की बजाय सीधे मैन्युफैक्चर से लेने लग जाओ, क्योंकि छोटे मोटे ऑर्डर के लिए तो मैन्युफैक्चर आपको एंटरटेन नहीं करेगा, लेकिन आप अगर बहुत क्वांटिटी में प्रिंट कर रहे हो तो सीधा मैन्युफैक्चर आपको दे दे, तो वहाँ पे भी आप थोड़ी बहुत कॉस्ट बचा सकते हो। इकोनॉमी ऑफ स्केल, शिखर ने सही बोला, इसे बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। और लास्ट हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट थी, अभी तक प्रोडक्ट बनना शुरू भी नहीं हुआ है, वो थी ट्रैवल कॉस्ट, क्योंकि हमने अलग अलग वेंडर अलग अलग सिटी में लिए थे, इसलिए शिखर बार बार बेंगलोर जाता था, दिल्ली जाता था, तो काफ़ी फ्लाइट और कार के हमारे खर्चे हो गए। अब आते हैं हम हमारे इस बॉक्स में जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उसकी क्या कॉस्टिंग आई हमारी, और हमने अभी 5,000 बॉक्सेस प्रोड्यूस किए हैं। हर बॉक्स में 12 इस तरह के सैशेज हैं। अगर असॉर्टेड है तो उसमें 3 अलग अलग फ्लेवर के सैशे हैं, और अगर सिर्फ इलायची वाला बॉक्स है तो उसके अंदर सिर्फ इलायची के 12 सैशे हैं। तो इनकी कॉस्ट जो हमारी आई वो रेंज में आई 118 रुपए से लेकर 126 रुपए के बीच में, व्हेन वी हैव प्रोड्यूस 60,000 सैशे। ये रेंज में क्यों आ रहा है शिखर? इसका रीज़न ये है कि हमारे 3 फ्लेवर्स हैं और तीनों की कॉस्टिंग अलग है। इलायची की अलग कॉस्ट है, मसाला की अलग कॉस्ट है, और जिंजर की अलग कॉस्ट है। ठीक है, सेकंड हमारा जो कॉस्टिंग आई है वो है इस कार्डबोर्ड बॉक्स की। तो ये असॉर्टेड बॉक्स है, ये इलायची बॉक्स है, देखने में बिल्कुल सेम लग रहा है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, बस यहाँ पे एक असॉर्टेड का हमने स्टिकर लगाया और यहाँ पे हमने इलायची का स्टिकर लगाया। ऐसा अगेन इसलिए किया क्योंकि आप कंसेप्ट पकड़ चुके हो। अगर मैं इसकी पूरी कलर डिज़ाइन अलग अलग करता तो इसके लिए भी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट एडिशनल लग जाती, तो हमने सोचा कि लेट्स यूज़ द सेम बॉक्स फॉर ऑल द कंपोनेंट्स, क्योंकि हमारे जितने ऑर्डर आएंगे असॉर्टेड के, जितने इलायची के आएंगे, जितने मसाला के आएंगे, हमें सिर्फ यहाँ पे एक स्टिकर चेंज करना है जो 10 पैसे का पड़ेगा,
और हमारा बॉक्स रीयूज हो जाएगा। तो इस बॉक्स की हमारी जो कॉस्ट आई वो आई हमारी 16.5 रुपीज़। और ये बॉक्स जैसा मैंने बताया ये इस तरह से फोल्डेड नहीं आता है, ये पूरा एक शीट की तरह आता है और उसे एक लेबर फोल्ड करता है। जिस बॉक्स में हमने एक लैमिनेशन भी लगवाया है और ऊपर एक यूवी कोटिंग भी है ये ऊपर वाले सारे डिजाइन एलिमेंट्स के लिए, जो कि चाय के इंग्रेडिएंट्स हैं। देखो शिखर ने मार्केटिंग कर दी। थर्ड चीज है हमारे ये कप्स। तो हर एक बॉक्स में अगेन 12 कप्स आते हैं। 12 कप्स है क्योंकि 12 सैशे हैं तो 12 कप्स हैं और इसकी कॉस्टिंग है हमारी 13.2। अभी 13.2 इसलिए आई है क्योंकि एक पूरा बैच हमारा वेस्ट हो गया, तो वो कॉस्टिंग भी हमने इसमें जोड़नी पड़ी। अदरवाइज अगले बार अगर हम इसे प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी कॉस्टिंग थोड़ी कम आएगी। मतलब आप हेल्प कर सकते हैं, अगर कॉर्पोरेट में ले लो उसमें 2 कप जाते हैं एक साथ एक सैशे में। कट। नेक्स्ट कंपोनेंट है इसमें ये स्टिरर्स। ये भी अगेन 12 स्टिरर्स हैं और जिसकी कॉस्टिंग आई है हमारी 3.5 रुपीज़। नेक्स्ट इसके अंदर हमने एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड ऐड किया है। एंड सेकेंडली इसी के साथ हमने सोचा था कि फर्स्ट 1000 जो हमारे कस्टमर रहेंगे उनको कुछ हम एडिशनल वैल्यू देते हैं। तो चाय के साथ हम क्या दे सकते हैं, तो चाय के साथ सबको पार्ले जी पसंद है तो हमने छोटे से क्यूट पार्ले जी के बॉक्स ऐड किए हैं। और 2 अगर कोई बॉक्स ले रहा है तो उसके साथ हमने एक हीटिंग रॉड ऐड करी है। दिस इज फ्री विथ गेटिंग 2 और मोर बॉक्सेस। बट अगेन ये हमारी लॉन्ग टर्म की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी, आप इसको प्रोमो ऑफर या मार्केटिंग भी समझ सकते हो। तो लॉन्ग टर्म में हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। दिस इज कॉस्टिंग अस राइट नाउ अराउंड 30 रुपीज़ फॉर 1 बॉक्स अगर डिवाइड कर दे तो। सो दिस इज अराउंड 55 रुपीज़ एंड दिस इज 2 रुपीज़ 4 रुपीज़ जो भी, तो मैंने 30 रुपये एवरेज पर बॉक्स लिखा है। फिर इसके बाद जो कॉस्ट आती है वो है पैकेजिंग मटेरियल की, लेबर की कॉस्ट। लेबर की कॉस्ट इसलिए है क्योंकि सबसे पहले वो बॉक्स असेंबल करता है, उसके बाद जो हमारे सैशेज आ रहे हैं वो 150 के पैक्स में हमारे पास आते हैं, उन्हें असॉर्ट करके 12-12 एक में पैक करता है। जो कप्स भी है वो स्टैक्ड होके आ रहे हैं, उन कप्स को अगेन 12 में ब्रेक करके इस बॉक्स में डालते हैं। और उसके बाद स्टिरर्स वगैरह, पार्ले जी एंड जिन ऑर्डर्स में हमारे 2 या उससे ज़्यादा कॉम्बो ऑर्डर किसी ने ऑर्डर किया है तो उसके साथ हीटिंग रॉड भी वो ऐड करते हैं। इसके बाद पेमेंट गेटवे चार्जेस हैं जो लगभग 2-2.5% के आसपास रहेंगे। एंड लास्टली हमारी शिपिंग कॉस्ट है। तो अगर हम लोकल राजस्थान में भेज रहे हैं और हमारा पैकेज चूँकि ½ kg के नीचे है तो उसकी एक सर्टेन कॉस्ट आती है। और यही पैकेज अगर हम राजस्थान से बाहर भेज रहे हैं तो कुछ अलग कॉस्ट आएगी। और दूर स्टेट्स में भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल अंडमान में भेज रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट में वहाँ से ऑर्डर आता है तो ये 100 रुपये तक हमारी कॉस्टिंग जाती है। बट मैंने देखा है कि 90% जो हमारे ऑर्डर्स हैं उनकी रेट 55 to 80 रुपीज़ के बीच में आती है। तो दैट कॉस्टिंग आई हैव एडेड एंड दैट वाज एग्जैक्टली वन ऑफ द मेजर रीजंस कि हमारे इसके अंदर 12 कप्स हैं, वरना हम लोग पहले सोचे थे कि 15 आएंगे। इसलिए क्योंकि अगर जैसे ही वो 15 पे जाता है तो 500 ग्राम से ऊपर हो जाता है। 500 ग्राम टू 1 kg में अलग शिपिंग चार्ज लगता है, 500 ग्राम से बिलो में अलग शिपिंग चार्ज लगता है। तो सिर्फ 3 सैशे बढ़ाने से हमारा जो शिपिंग था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि वो ½ kg से ऊपर चला जाता। इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि 500, 1 और 2 ये रेंज रहती है। तो आपका प्रोडक्ट 550 ग्राम का ना हो, ट्राई करें कि 490-500 ग्राम तक ही हो या 990 ग्राम तक हो। जैसे ही 1 किलो 10 ग्राम भी हुआ तो आपको 1 kg प्लस वाली कॉस्ट देनी पड़ जाएगी, विच इज सिग्निफिकेंटली हायर देन लेस देन 1 kg की कॉस्ट। तो ये सब मिलाने के बाद जो हमारी फर्स्ट 1000 बॉक्सेस के लिए कॉस्ट आ रही है, बिकॉज हमने ये इसके साथ 2 कंपोनेंट ऐड किए हैं, दैट इज 257 से 287 रुपीज़। और उसके बाद जो हमारी कॉस्ट आ जाएगी वो 224 to 254 रुपीज़ के आसपास आएगी। करंटली हमें इसे मार्केट में एज अ लॉन्च ऑफर सेल कर रहे हैं एट 249। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? वाई वी आर सेलिंग इट एट अ लॉस वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड बाय द वे ये लॉस इससे काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें मैं अगर फिक्स्ड कॉस्ट जो मैंने आपको बताया था, जो हमने फिक्स्ड कॉस्ट तो सारे बॉक्सेस में हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी वो हमने नहीं करी है। सैलरी की हमने कोई भी कॉस्ट इसमें ऐड नहीं करी है, हमारे टाइम की कोई भी कॉस्ट ऐड नहीं करी है। जनरली जब आप एक D2C ब्रांड बिल्ड करते हैं तो जो आपकी कॉस्टिंग होनी चाहिए दैट शुड बी एनीवेयर बिटवीन 30 to 50% ऑफ योर सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपये की कोई चीज़ बेच रहे हो तो आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, एक्चुअल जो आपको कॉस्ट आ रही है वो 30 रुपये से लेकर 50 रुपये मैक्सिमम होनी चाहिए। क्योंकि इसके बाद आपके बहुत सारे खर्चे आएंगे। सबसे पहले आपकी टीम की कॉस्ट आएगी, आपके शुरू के फिक्स चार्जेस आएंगे, उसके बाद आपके मार्केटिंग यानी जिसमें कस्टमर एक्विजिशन हम बोलते हैं वो चार्जेस आएगा, एड्स चलाएंगे आप सोशल मीडिया पर वो वाले सब चार्जेस में ऐड होंगे, लॉजिस्टिक्स ऐड होगी, ऑपरेशंस ऐड होगा, सप्लाई चेन के चार्जेस आएंगे। आपके इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट आपका वेस्ट भी हो जाता है, रिटर्न में आ जाता है।
ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अगर आप इस रेंज से ज़्यादा हो तो आपको 5 या 10% जो अल्टीमेटली मार्जिन आप बना सकते हो एक FMCG ब्रांड में, वो नहीं बना पाओगे। अभी वी आर फार फ्रॉम दैट टारगेट, बहुत ही पीछे हैं, बट इट्स ओके बिकॉज हमारी लर्निंग यही है कि पहले आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उसमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में ना सोचो। बट हमारी लर्निंग से अगर और कुछ नहीं बना तो ये वीडियो बना और हमारी लर्निंग से आप कुछ सीख पा रहे हो। बाय द वे, जो यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में लिख दो कि यार मज़ा आया, ताकि हमें समझ आए कि यार आप रिलेट कर पा रहे हो जो हमारी जर्नी है, क्योंकि हम पूरी ऑनेस्टी के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब थर्ड कंपोनेंट की तरफ आते हैं। मैंने कहा जो ऑन गोइंग कॉस्ट है, तो यहाँ पे आपको लगा कि यार अरे हमारा सारा काम हो गया, नहीं, यहाँ तो सिर्फ जर्नी शुरू हुई है, उसके बाद कॉस्टिंग शुरू होगी। सबसे पहले तो आप जब भी बार बार वेंडर से अपने प्रोडक्ट मंगाओगे तो आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हर बार ऐड होते चले जाएंगे। फिर आपके मार्केटिंग चार्जेस, आप फेसबुक पे, गूगल पे ऐड चलाओगे या कंटेंट बनाओगे, उन सबके चार्जेस ऐड होंगे। वेयर हाउस जहाँ पे आप स्टोर करोगे उसका एक चार्ज आएगा। आप लेबर, अभी क्या हो रहा है, क्योंकि ये शिखर के वेयर हाउस पे सारी असेंबल होती है, तो शिखर की लेबर जब दूसरे काम कर रही होती है इसके वेयर हाउस में, उससे थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे लिए काम कर रही होती है। लेकिन अगर आप स्टैंड अलोन अपनी ब्रांड बना रहे हो तो यू प्रोबेबली हैव टू हायर 1 or 2 गाइज टू हेल्प यू विद असेंबली, और चाहे ऑर्डर आए या ना आए आप उनको सैलरी आपको देनी पड़ेगी। तो लेबर चार्जेस विल अक्यूमुलेट। टीम चार्जेस जो भी आपने बाकी ऑपरेशंस के लिए, मार्केटिंग के लिए किसी को भी हायर किया है, दिस बिकम्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। सारे स्टार्टअप्स में बहुत बड़ा खर्चा होता है टीम के ऊपर जो रेगुलर चलता रहेगा। सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग, तो अभी हमने जो 5000 बॉक्सेस बनाए, हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसमें लगभग 1000 बॉक्सेस वी हैव टू गिव इट फॉर फ्री। एग्जाम्पल, अभी कोई एक क्रिएटर्स की इवेंट थी, देयर वी डिस्ट्रीब्यूटेड 250 बॉक्सेस टू क्रिएटर्स। अब इसका हमें कोई प्राइस नहीं मिला, और उसके बाद शायद उन्होंने एक आध किसी ने कुछ स्टोरी डाली, रीड डाली, उसका ROI भी हमारे पास नहीं आया, बट वी हैव टू डू ऑल दीज एक्सरसाइजेस। तो शुरू में ये मानिए कि आपके 20, 30, 40% प्रोडक्ट भी हो सकता है आपको फ्री में देने पड़े। दैट विल ऐड टू द कॉस्ट। वेस्टेज एंड रिटर्न्स, तो जब भी आप ये भेजोगे उसमें से कई बार हो सकता है 5 या 10% आपके जो पार्सल्स हैं वो डिलीवर ही ना हो। और फूड प्रोडक्ट्स में अक्सर ऐसा होता है कि एक बार वो से यहाँ से ऑर्डर आया मेरे पास वाराणसी का, वाराणसी तक गया और प्रोडक्ट वापस आया, तब तक हो सकता है वो प्रोडक्ट यूजेबल ना रहे, उसमें कुछ ना कुछ गीला हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो फूड प्रोडक्ट्स में अक्सर ऐसा होता है कि वो फिर यूजेबल ही नहीं रहता है। हाँ, हमारे केस में तो इनफैक्ट ये बॉक्स सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। जो भी रिटर्न आता है, अंदर की सारी चीज़ तो फिर भी सेफ रह जाती है, बट ये बॉक्स दोनों साइड से डैमेज होकर आता है, बिकॉज हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन में तो ऐसी होनी है। राइट, तो हमने अगेन ये बॉक्स बनाए इसीलिए था कि यार वो अंदर के डैमेज को झेल ले, बट बाहर वाला तो लॉस हो रहा है। तो हमारे जो बॉक्स की कॉस्ट है 16.5 रुपये, 16.5 रुपये तो लग ही रही है। एंड लास्टली हमने इसके लिए कुछ एड्स बनाए हैं, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाया, अभी जागरूक.shop हमारा पेज बनाया है, उन सब पे रेगुलर कंटेंट डालने के लिए उसकी भी एक कॉस्ट ऐड होती जाती है। तो ये सारी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड ऑन गोइंग कॉस्ट, ये दोनों जोड़ेंगे अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट में। उसके बाद आपको कोशिश करनी है, अगर आप एक D2C ब्रांड बना रहे हैं तो 10 से 20% आपके पास फिर भी मार्जिन होना चाहिए। राइट नाउ इन आवर केस प्रॉबेबली हम 50-70% डाउन में है, नेगेटिव में चल रहे हैं। अगर हम 249 में सेल कर रहे हैं तो एक्चुअल अगर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट आफ्टर सैम्पलिंग, मार्केटिंग सब जोड़ेंगे तो शायद 500 रुपये जा रही होगी, लेकिन इन लॉन्ग टर्म दिस शुड बी द गोल। अब इसमें आप एक मेरे से प्रश्न पूछोगे कि ऋषभ भाई, वाई डोंट यू सेल इट फॉर से 700 रुपीज? तब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रांड एंड अ कमोडिटी। हम जो चीज़ अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम चाय पीते हैं या घर पे सब्जी लेके आते हैं या वाटर बॉटल खरीदते हो, ऑल दीज आर कमोडिटी, जिसमें ब्रांड बना पाना इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप कल सब्जी वाले पे जाओ और वो बोले कि ये एक अलग ही लौकी आई है मेरे पास और आपकी नॉर्मल लौकी 50 रुपये किलो है, लेकिन ये लौकी 5000 रुपये किलो है। हो सकता है आप नॉवेल्टी में एक बार ले भी लो, लेकिन वो आप रेगुलर नहीं खरीदोगे। हाँ, सिर्फ कुछ चीज़ों में अप्लाई होता है, जैसे आम 1 लाख रुपए किलो का भी आता है, बट वो क्या तो 1 लाख रुपए का रोज आम खरीदेगा? वही तो वो होता है उसके नीश मार्केट है, नीश मार्केट है, आप उसको एक बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाओगे। तो अगर आप मार्केट में देखेंगे कि ऑलरेडी देयर आर प्रीमिक्स ब्रांड्स, अगर प्रीमिक्स ब्रांड से हमने बेटर भी चाय बना दी है जो हमने मुझे लगता है बनाई है, लेकिन उसके बावजूद मैं उसका एक लग्जरी आइटम की तरह चार्ज नहीं कर सकता। अगर मार्केट में बाकी सारे प्लेयर्स भी 200, 250, 300 रुपए की रेंज में 12 अपने सैशेज दे रहे हैं, तो आई कैन नॉट सेल माई 12 सैशेज एट से 750 रुपीज। हमारा पर्पस स्टार्टिंग से ये था कि एक अच्छी चाय चाहिए, हैसल फ्री, घर बैठे बैठे बिना माथा फोड़ी के, और वो हमने बना दी क्लोज टू घर की चाय, क्योंकि वो तो वैसे बन ही नहीं सकती। तो जनता, जाते जाते छोटी सी दिल से बात, देखो मुझे नहीं पता
कि हमने ये चाय बना के एक अच्छा डिसीजन लिया है नहीं लिया है। एज ए LLA आप इसको ऐसे मत सोचो कि यार ये LLA का प्रोडक्ट है, दिस इज सॉर्ट ऑफ आवर पर्सनल प्रोजेक्ट। हम बस LLA के थ्रू आप तक इसे पहुंचा जरूर रहे हैं, बट डू नॉट लिंक इट विद अ फाइनेंस ब्रांड। यार क्यों कर रहे हो, बस हमें करने का मन था। इट वॉज अ ग्रेट जर्नी, हमने बहुत सारी चीज़ें इस पूरी जर्नी में सीख ली एंड आई एम श्योर इससे या तो पैसा नहीं बना पाएंगे या बना भी पाएंगे तो ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, बहुत कम। बट जो लर्निंग्स है ना वो बहुत वैल्यूएबल है एंड होपफुली इस लर्निंग को यूज़ करते हुए हम आगे और कुछ ऐसी चीज़ें कर लेंगे जिसमें कुछ हम बढ़िया बना देंगे। एंड ऑल इन ऑल बाकी सारी चीज़ें हम नहीं सेट कर पाए, हमारी अभी प्राइस ऑप्टिमाइज नहीं है, कई चीज़ों में हमने ब्लंडर्स कर दिए। लेकिन एक चीज़ का सेटिस्फैक्शन तो ज़रूर है कि पूरी गर्मियों में इतनी सारी चाय पीने के बाद फाइनली हमें ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में और जितनी भी चाय अवेलेबल है उससे बेहतर हमने चाय बनाने की कोशिश करी है और उसमें कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं। जाते जाते बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर होस्टिंगर का भी, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। आप होस्टिंगर को नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन से ज़रूर चेक करिए और उसका एक स्पेशल प्रोमो कोड भी आपको मिल जाएगा। होस्टिंगर की मदद से आप अपनी वेबसाइट बड़ी आसानी से बना सकते हैं और उसके अलावा उनके पास और बहुत सारी भी आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो टेक चाहिए, वो अवेलेबल है। यार तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो, ये कोई मार्वल की मूवी थोड़ी है जो पोस्ट क्रेडिट सीन होगा। ये खैर चलो आए हो तो अब ये वीडियो देख लो जो मैंने और मेरी टीम ने जागरूक चाय के लिए बनाई थी, और कमेंट्स में कैपिटल में लिखना बोल्ड सो दैट आई नो दैट यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो। बेटा मेरे लिए थोड़ी चाय बना दे प्लीज। જાગૃત છે। माँ आपकी चाय।